देखिए बाबू, आप लोगों को पता है आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के भाग। उससे पहले हम लोग हल्का सा समझ लेते हैं टाइप ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार। टाइप ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के प्रकार। बाबू दोनों में अंतर है, रक्त के भाग और रक्त के प्रकार दोनों में अंतर है। जैसे मैं कहूँ कि आप एक गिलास मुझे शरबत पिलाइए, हो सकता है आप हमें चीनी पानी का शरबत पिला दें, हो सकता है आप हमें दही चीनी का शरबत पिला दें, तो ये अलग अलग टाइप के शरबत हो गए। लेकिन मैं कहूँ कि जो पहला वाला शरबत हमें पिलाए हैं उसके कौन कौन से भाग हैं, तो आप क्या बताइएगा कि सर इसके 2 भाग हैं। लेकिन टाइप अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहिएगा, सर हम 2 प्रकार के पिलाए हैं आपको शरबत, एक दही वाला और एक चीनी वाला। ठीक उसी प्रकार बाबू अगर टाइप ऑफ ब्लड रक्त के प्रकार की अगर बात किया जाए तो रक्त के जो प्रकार होते हैं, रक्त 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है बाबू ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है। बाबू ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। और बाबू इसी रक्त को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त, जो हमारे धमनियों में बहती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरे के बारे में तो दूसरा को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहा जाता है। और इसमें बाबू कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ब्लड के टाइप के बारे में पूछा जाए, रक्त के प्रकार के बारे में पूछा जाए आपसे, तो बाबू वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहा जाता है। और बाबू अगर दूसरे की हम बात करेंगे तो उसे डीऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, या उसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी कहा जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इन बातों को आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के भाग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं बाबू कि रक्त के कितने भाग होते हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि आप हमें चीनी और पानी का शरबत जो पिलाए थे बाबू, उसके कितने भाग हैं, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा सर इस शरबत के 2 भाग हैं। एक तो तरल भाग है इसका, जिसका नाम वाटर पानी है, और दूसरा ठोस भाग है जिसका नाम क्या है, चीनी है। ठीक उसी प्रकार ये जो रक्त है ना बाबू, इस रक्त के भी 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है इसका तरल, या आप कह सकते हैं कि जो रक्त होता है वह 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक होता है बाबू इसका तरल भाग या तरल पदार्थ, बाबू लिक्विड पार्ट यानी कि तरल भाग, या इसी को कह सकते हैं तरल पदार्थ। दूसरा होता है सॉलिड पार्ट यानी कि ठोस भाग। अब बात करते हैं कि सर ये जो तरल पदार्थ है ना, या जो तरल भाग है ना रक्त का, उस तरल भाग को एक नाम दिया जाता है। जैसे शरबत के तरल भाग का नाम क्या था, पानी, वाटर। ठीक उसी प्रकार रक्त का जो तरल भाग होता है उसका नाम होता है बाबू प्लाज्मा। क्या नाम होता है, प्लाज्मा। और बाबू इसकी जो मात्रा होती है ना वो 55% होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड पार्ट की, ठोस भाग की, तो बाबू ये जो ठोस भाग होता है ना, इसकी जो मात्रा होती है रक्त में बाबू, इसकी मात्रा 45% होती है। और अगर बात किया जाए कि सर इसे क्या कहा जाता है, तो बाबू इसे कोशिका या कणिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका या कणिका के नाम से जाना जाता है। और बाबू ये जो कणिका या कोशिकाएं होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं। आप लोगों को भी पता होगा, RBC रेड ब्लड कॉर्पल्स,
ठोस, इसे क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं। और दूसरा होता है बाबू WBC, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका या कणिका के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको रक्त बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु। तो बाबू जो सॉलिड पार्ट होता है रक्त का, उसको हम कोशिका या कणिका कहते हैं। उसकी मात्रा 45% होती है और यह 3 टाइप का होता है, RBC, WBC और रक्त बिंबाणु। अगर देखा जाए बाबू तो जो रक्त है ना, उसके कितने भाग हैं, टोटल 4 भाग होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और रक्त बिंबाणु। और इसी चारों का अध्ययन हमें इस रक्त के भाग यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंतर्गत करना है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रक्त के तरल वाले भाग को, प्लाज्मा को, कि सर प्लाज्मा होता क्या है। तो इतना तो पता है बाबू, रक्त का अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, रक्त का तरल भाग। पहले इसको हम मिटा देते हैं। बाबू अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, रक्त का तरल भाग। अब समझते हैं कि सर रक्त का जो तरल भाग है ना, उसे किस नाम से जानते हैं। तो इतना तो हमने बता दिया कि उसका नाम क्या होता है बाबू, प्लाज्मा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले दूसरे शब्दों में कि सर प्लाज्मा क्या है, तो क्या बताइएगा। तो बहुत आसान है बाबू, जब रक्त में से रक्त के कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए या बाहर कर दिया जाए, तो शेष बचे रक्त के जो भाग होते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि इसकी मात्रा कितनी होती है बाबू, तो रक्त में इसकी मात्रा 55%, 55% होती है। बाबू ये जो प्लाज्मा होता है ना, इस प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको हमने बताया था कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। चूँकि प्लाज्मा भी किसका भाग है, रक्त का ही भाग है, इसलिए इसका भी निर्माण कहाँ होता है। तो बाबू अगर प्लाज्मा के निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है बाबू कि अगर प्लाज्मा की बात किया जाए सर, तो ये तो समझ में आ गया कि ये मात्रा में 55% होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो बाबू इसके रंग की, इसका जो रंग होता है ना, हल्का पीला, लाइट येलो कलर का होता है। हल्का पीला, लाइट येलो कलर का होता है। एक चीज़ आपको बताए थे कि किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उत्तरदायी कौन होता है। जैसे मैं शुरुआत में आपको बताया था कि ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा बाबू। तो आपको समझ में आया होगा कि सर कोई भी कलर होता है ना, तो उसके लिए पिगमेंट होते हैं, वर्णक होता है। ठीक उसी प्रकार बाबू ये जो प्लाज्मा है ना, इसका भी रंग जो हल्का पीला होता है, वह एक पिगमेंट के कारण होता है, जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है बाबू, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन वर्णक के कारण ही प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। बाबू थोड़ा सा इसको डिटेल्स अगर मैं समझाऊं आपको, तो आपको पता होगा यकृत के बारे में, लीवर के बारे में। अगर नहीं पता होगा तो पाचन तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल्स आपको बताएंगे लीवर के बारे में, इसके कार्य के बारे में। फिलहाल हल्का सा समझते हैं। जो लीवर है, जो यकृत है हमारे शरीर में, वह 2 प्रकार के पिगमेंट का निर्माण करता है। एक बाबू बिलीरुबिन, एक पिगमेंट बनाता है बिलीरुबिन, और दूसरे पिगमेंट का निर्माण करता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन। बाबू बिलीवर्डिन,
ये जो बिलिरुबिन होता है वह हल्का पीला रंग का होता है बाबू, हल्का पीला रंग का होता है। और ये जो बिलिरुबिन होता है ना, ये हरा रंग का होता है। हमारे शरीर में जो प्लाज्मा का रंग है वह पीला रंग इसी बिलिरुबिन के कारण होता है। कभी कभी यूरिन का भी रंग पीला होता है इसी बिलिरुबिन के कारण। बाबू होता क्या है कि यकृत में, लीवर में अगर कोई खराबी हो जाए तो बाबू ये यकृत, ये लीवर आवश्यकता से अधिक मात्रा में बिलिरुबिन का निर्माण करने लगता है और बिलिरुबिन हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसे एक रोग के नाम से जाना जाता है, ज्वाइंटिस या पीलिया कहा जाता है। आगे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दूसरा है, हल्का सा जान लेते हैं बिलिरुबिन के बारे में। बाबू आपको पता होगा कि जो यकृत होता है ना, उसमें एक थैली होती है, एक ब्लेडर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और उसमें बाइल जूस, पीत रस जमा होता है और उस पीत रस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और जो हरा रंग होता है ना, इसी बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। इसी बाबू पीत रस का रंग हरा क्यों होता है, तो बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीत रस का रंग कैसा होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि हरा रंग का होता है और बिलिरुबिन वर्ण के कारण होता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो बाबू इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर प्लाज्मा तरल भाग होता है और यह 55% भाग होता है रक्त का। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, रंग हल्का पीला होता है और किस वजह से होता है, तो बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। थोड़ी सी अगर बात और की जाए इसके बारे में, जैसे अगर आप हमसे पूछें कि सर प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से पदार्थ मिलकर इसका निर्माण करते हैं, तो थोड़ा सा बाबू उसको हम समझते हैं प्लाज्मा के भाग एवं निर्माण के बारे में। प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी क्या हो रहा है, प्लाज्मा के भाग, ठीक है, प्लाज्मा के भाग। तो बाबू ये जो प्लाज्मा होता है ना, रक्त का जो तरल भाग होता है ना, वह उसमें 4 पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब वह 4 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है बाबू जल, यानी कि पानी। इसकी जो मात्रा होती है प्लाज्मा में ना, वह लगभग बाबू इस जल की जो मात्रा होती है ना, वह 90% होता है। यानी प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग किसका होता है, जल का। कितना होता है, 90%। दूसरी बात, सर ये जल करता क्या है, तो बाबू ये जो जल होता है ना, ये जल हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि उसको संतुलित बना करके रखता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इसमें जल क्या करता है, मदद करता है। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र में जल क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा बाबू जल हमारे शरीर के कोशिका और ऊतक के वृद्धि में भी सहायता करता है। कोशिका और ऊतक के वृद्धि में भी क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग जल का लगभग 90% होता है। और अगर जल के कार्य के बारे में पूछा जाए तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र में सहायता करता है और हमारे शरीर के कोशिका और ऊतक के वृद्धि में भी यह सहायता करता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे बाबू, जो जल होता है ना, इस जल का निर्माण किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा होता है। यही दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो बाबू यह क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आप लोगों के आता होगा कि सर हमारे शरीर में जो जल है, जो पानी है, उसमें जो ऑक्सीजन है, क्या हम उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं कि नहीं। तो बाबू याद रखेंगे कि कभी भी हम लोग अपने शरीर के भीतर उपस्थित जल में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जल में जो ऑक्सीजन होता है वह घुली हुई अवस्था में होता है। और चूंकि मनुष्य के पास फेफड़ा है और फेफड़े वाले जो जीव
जीव होते हैं वह घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? जिसके पास गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, जैसे कि मछली। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम कभी नहीं करते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि बाबू ये जो प्लाज्मा है ना सर, इसका पहला भाग तो जल था जो कितना था 90% था, लेकिन इसका दूसरा भाग क्या है? तो बाबू अगर दूसरे भाग की हम बात करेंगे तो दूसरा भाग होता है प्रोटीन, जो लगभग 8 से 9% पाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 8 से 9% होती है। इतना ही नहीं, प्लाज्मा में 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं बाबू। पहला जो प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन। पहला प्रोटीन क्या होता है? थ्रोम्बिन। दूसरा बाबू होता है पोथ्रोम्बिन। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। चौथा होता है फिब्रिन। पांचवा होता है ग्लोब्यूलिन। और छठा नंबर पर आता है एल्ब्यूलिन। अब समझ लेते हैं कि सर ये प्रोटीन करते क्या हैं। बाबू याद रखेंगे कि हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 8 से 9% होती है। और बाबू जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं ना वह 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। थ्रोम्बिन, पोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फिब्रिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन। इसमें से ये जो 4 प्रोटीन है ना बाबू, ये जो 4 प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं थ्रोम्बिन, पोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फिब्रिन, ये हमारे शरीर में बाबू हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब कभी भी आपका कहीं कट जाता होगा हाथ या पैर में तो ब्लड बाहर निकलने लगते हैं और कुछ समय के बाद उसका थक्का बन जाता है। उस थक्का को बनाने में यही 4 प्रकार के प्रोटीन सहायता करते हैं। तो बाबू ये जो चारों है ना वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन है ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो रक्त का थक्का बनाता है, जो रक्त का थक्का बनाता है। इसके अलावा ये जो ग्लोब्यूलिन है बाबू, ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है? तो बाबू आपको पता होगा कि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, बाबू एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना करके रखता है ताकि हमारा शरीर किसी भी रोगों से क्या कर सके? लड़ सके। क्योंकि याद कीजिए जब शुरुआत किए थे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो उस समय बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से रक्षा करना। वास्तव में होता क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट कौन करता है? ब्लड। और उस ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। और यही ग्लोब्यूलिन क्या करता है? एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करता है? मजबूत करता है, यानी कि एंटीबॉडी को बना के रखता है ताकि हमारा शरीर क्या कर सके? रोगों से लड़ सके। तो याद रखेंगे कि ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र को बाबू प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसके अलावा है बाबू एल्ब्यूलिन। एल्ब्यूलिन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जितने भी खनिज हैं बाबू, जितने भी खनिज हैं, इसके अलावा जितने भी आयंस हैं, इसके अलावा जो जल की मात्रा है, इसके अलावा जो नमक की मात्रा है, इन सबको ये क्या करता है? संतुलन बना करके रखता है ताकि ये हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक न हो और आवश्यकता से कम न हो। तो इनका संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? तो एल्ब्यूलिन करता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे कि कौन कौन
कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, किस प्रोटीन का कौन सा कार्य होता है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, कितने % प्रोटीन पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं बाबू कि पहला में क्या हो गया, पहला में जल, दूसरा में क्या हो गया, प्रोटीन। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा होता है बाबू ग्लूकोज। तीसरा क्या होता है, ग्लूकोज, या इस लिख सकते हैं खनिज लवण। ग्लूकोज और खनिज लवण दोनों को एक ही में लिख देते हैं, ग्लूकोज और खनिज लवण। बाबू इसकी जो मात्रा होती है ना, आप भी बता सकते हैं कि सर जब 90% में जल हो गया, 8 से 9% में प्रोटीन हो गया, तो कितना % बचा। तो बाबू कितना % बचा, 1 से 2%। तो जो ग्लूकोज और खनिज लवण की मात्रा होती है प्लाज्मा में, वो कितना होती है, 1 से 2%। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। कई बार पूछा है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, ग्लूकोज या खनिज का मात्रा कितना होता है। बाबू इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो ये सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्लूकोज की मात्रा सर प्लाज्मा में 1 से 2% होती है। लेकिन ग्लूकोज करता क्या है, ये तो पता ही है आपको कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और ईंधन का कार्य ही होता है हमारे शरीर को क्या करना, ऊर्जा देना, एनर्जी देना। बाबू ये जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब यह इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब यह टूटता है, तो बाबू हमारे कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा देता है। किस रूप में, ATP के रूप में, जिस वजह से हमारा शरीर क्या कर सकता है, हमारा शरीर कार्य करता है। तो ये होते हैं आपके रक्त के भाग, और बाबू ये होता है आपके प्लाज्मा के भाग। तो इन दोनों ही पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अच्छा से आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है, सीरम के बारे में। बाबू आप लोग भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो एक क्वेश्चन मिलता होगा कि सीरम क्या होता है, या क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से किसका थक्का नहीं बनता है, और ऑप्शन में कहीं लिखा होता होगा सीरम। तो समझते हैं सीरम क्या होता है। बाबू जब रक्त में से फाइब्रिनोजन, बाबू जब रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है ना, तो जो शेष रक्त का मात्रा होता है, या जो शेष रक्त का भाग होता है ना बाबू, जब रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचे रक्त को ही क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। बाबू ध्यान देंगे कि सीरम क्या है, जब रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर कर दिया जाता है तो जो शेष रक्त की मात्रा या शेष रक्त की जो भाग बचते हैं ना, उसी को सीरम कहते हैं। तो ये बताइए क्या सीरम का थक्का बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। और जब फाइब्रिनोजन को ही बाहर निकाल देंगे तो क्या रक्त का थक्का बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आप भी देखते होंगे बाबू, जब रक्त कभी भी शरीर से बाहर निकलता है कुछ समय बाद उसका थक्का तो बन जाता है, लेकिन हल्का हल्का बगल में रिसाव पानी की तरह होता रहता है, वही सीरम होता है। उसका कभी थक्का नहीं बनता, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो आप बताइए कि क्या हमारी बातें आपको इतना समझ में आई। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो बाबू आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। एक चीज़ और है कि गलती से कमेंट बंद हो गया था, जो मैं आज चालू कर दिया हूं, तो अब आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाबू इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
अगले क्लास में पढ़ेंगे कि रक्त के ठोस भाग के बारे में। तो आप अगला हेडिंग डाल लीजिएगा कि बाबू रक्त के ठोस भाग कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु, और एक एक करके आसान भाषा में तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना रहने देते हैं, बाय बाय।